सभी को पता चलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार के ये 11 वर्ष किसी संजीवनी से कम नहीं है। संजीवनी तो याद ही होगा, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे। अगर इन 11 वर्षों का हम सही मायने में समीक्षा करें तो ये 11 वर्ष भारत के लिए संजीवनी की तरह है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिसमें हम सफलता के बहुत बड़े सोपान न तय किए, हमने तय किए। आज देश हर क्षेत्र में कीर्तिमान बना रहा है, जैसे गरीबों और वंचितों की सेवा। आप स्वयं विचार करें कि इसी देश में कहा जाता था, और कोई और नहीं कहता था, देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेज रहे हैं तो 15 पैसा ही पहुंच रहा है अंतिम व्यक्ति तक जहां के लिए जा रहा है। और आज क्या हो रहा है? आज हम 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया टोटल उस अंतिम व्यक्ति के पास पहुंचता है, क्योंकि हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया। और उसके लिए तैयारी करनी पड़ी, एक रात में तो होता नहीं है। बात छोटी सी है, लेकिन जब सोचना शुरू करेंगे तो कहां तक मन में संतोष होगा कि हां सही है। पता नहीं पहले वालों को की नीयत में कमी थी या वो केवल बातें करते थे। समस्या अगर किसी ने उठाया होगा तो हो सकता है वो भी सोचते तो होंगे कि चला जाए, लेकिन कर नहीं पाते थे। आज कर दिया गया है। गरीबों वंचितों की सेवा। जो गांव में रह रहा है, उसके घर में उसके पिताजी बीमार हो गए। मैंने कई परिवारों को देखा है, मेरे भाई बहन, जब वो लोग छोड़ देते थे कि अब तो बीमार हो गए तो पैसा तो है नहीं, इलाज कराएंगे नहीं, तो जितना जल्दी अभी चले जाएंगे, बाबूजी क्या करेंगे। कभी कहते गाय छुआ दो, बाछी छुआ दो। ये हमारे देश की परिपाटी रही। अब क्या हो रहा है? अब तो 70 साल के अगर बुजुर्ग है तो किसी कम्युनिटी के हो, उनको 5 लाख रुपए का इसी देश में इलाज मिलता है। अब घर वालों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बुजुर्गों को कहीं वृद्धाश्रम में भेजने की आवश्यकता नहीं है। वही देश है और ऐसा संभव हुआ है। तो गरीबों और वंचितों की सेवा। भाई गरीब व्यक्ति खाने के लिए कई बार उसको परेशानियां होती थी। आज राशन से मिलने वाला अनाज फ्री हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और उसके बाद भी हमारी सैन्य शक्ति में, हमारे स्पेस शक्ति में, हमारे बड़ी बड़ी हाईवे बनाने में हमने कोई कोताही नहीं बरती है। बल्कि अब तो हम गली गली तक देश के गांव गांव में पक्की गलियां बनाने का काम भी हमारा भारत सरकार कर रहा है, राज्य के साथ समन्वय बिठा के। तो गरीबों और वंचितों की सेवा में जो जो छोटी से छोटी बातें थी, इन 11 सालों में किया गया है। हम इतना बोल रहे हैं, हम शॉर्ट में करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन इन सारे, आइए अजय जी, इन सारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने के लिए कितने स्तर पर सूक्ष्म रूप से काम करना पड़ा होगा, आप इसका सिर्फ अनुमान लगाइए। और उस परिस्थिति में जहां करप्शन नाम का एक ऐसा जानवर, एक ऐसा वायरस घेरे हुए है, मैं ये नहीं कह रहा हूं था ही, और वो कहीं और से नहीं आता है, वो हमारे आपके बीच से आता है। उसके बाद भी 100% बेनिफिट लोगों तक पहुंचा देना। यहां तक कि इस देश में अभी तो आदमी का स्वास्थ्य देखा जाता था, पहली बार इस देश में खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य का जांच होता है, सॉइल टेस्ट होना शुरू हुआ। वैज्ञानिक गांव में रहना शुरू किए। हमारे यहां भी अगले 3-4 दिन बाद जो दिल्ली के गांव हैं, वहां वैज्ञानिक आ रहे हैं। हम सांसदों को उनके साथ बैठ करके वहां की बात करनी है। तो गरीबों और वंचितों की सेवा, नारी सशक्तिकरण। जब आप नारी सशक्तिकरण पे सोचना शुरू करेंगे तो आपको कितनी चीजें याद आएंगी। वैसे तो आमतौर पे शहर में बैठने में लोग कहेंगे महिला आरक्षण हो गया, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन नारी को, एक महिला को जब पानी लेने के लिए 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता था, और उस गांव में उसके घर में नल से जल आना शुरू हो गया। हमने ये लगाए हैं छोटे छोटे जो पोस्टर। हम आपसे प्रार्थना करेंगे, जिन हमारे पत्रकार भाई बहन के पास समय होगा, आप इनका एक अध्ययन करिएगा, और नहीं तो हम आपको ये कॉपी देंगे, इसको आप ले सकते हैं। हमने तुलनात्मक अध्ययन किया इसमें। इस समय तक हम देश के 15 करोड़ घरों में नल से जल दे रहे हैं, पूरे देश के अंदर। अब सोचिए, सोचना ही संभव था, कैसे करेंगे? अरे कैसे? हम तो पानी भी दे रहे हैं, अब हम गैस कनेक्शन पूरे गांव गांव देने जा रहे हैं। शहरों में भी शुरू है,
दिल्ली के लगभग 65% घरों में हम डायरेक्ट गैस कनेक्शन कर दिए हैं और इतना सुरक्षित है कि किसी घर में कुछ गैस कनेक्शन में प्रॉब्लम होती सुने होंगे आप लोग, कभी भी रास्ते और गली में कोई लाइन फट गया ऐसा आपकी जानकारी में आज तक नहीं आया। वो इतनी सुरक्षित व्यवस्था। नारी सशक्तिकरण कैसे होगा? महिलाओं को कहा जाता था कि आप सेना में नहीं काम कर सकते। क्यों नहीं काम कर सकते? आज महिलाएं सेना में काम कर रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट करने वाली महिलाएं हैं। तो नारी सशक्तिकरण पर भी इस देश ने अतुलनीय सफलता पाई है। मध्यम वर्ग परिवारों का जीवन, अक्सर हम लोग क्या कहते थे कि शोषित, पीड़ित, वंचित, इनके लिए तो बहुत कुछ होता है भाई, मध्यम वर्ग परिवार कहां जाएगा? आप सोचिए 2014 में मात्र आपका 2 लाख रुपया इनकम टैक्स से फ्री होता था। कितना? 2 लाख केवल। आज इस देश के मध्यम वर्ग को खुशी कितनी होगी कि 12,75,000 रुपया तक अगर आपका इनकम है तो आपको सिर्फ बताना है सरकार को, रिटर्न भरना है कि मेरी इनकम 12,75,000 है या मेरी 15 लाख है, तो 15 लाख में आपको अगले 2.5 लाख का ही देना पड़ेगा। उसको भी हमने स्लैब में बांटा, इतना कम है। आज मध्यम वर्ग परिवार, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो उनके घर में डायरेक्ट गैस कनेक्शन आता हो, चाहे उनको टैक्स रिबेट में छूट मिली हो, चाहे उनके लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी बसों की हो। हम इसी दिल्ली में देवी बसें चलाना शुरू किया, देवी बस। तो वैसे तो कुछ लोग देवी सुन के सोचेंगे कि भाजपा है तो देवी का नाम लाई, ऐसा नहीं है। उसका देवी का फुल फॉर्म है और उसका भाव यह है कि हम छोटी छोटी सड़कों पे भी, इस देश में जो गरीब परिवार है उनको हमने 5 लाख रुपए का फ्री आयुष्मान योजना से इलाज दिया है। और हमने नीचे जो पोस्टर लगाया देखिएगा कि अभी तक हम लोग करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का फ्री इलाज दिया है इस देश के गरीबों को। 1,25,000 करोड़। और इतना करते हुए भी कई लोग कहते हैं कि भाई कहां से इकोनॉमी आएगी? इसके बाद भी हमारी इकोनॉमी घट नहीं रही है, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। हम पूरे दुनिया में 11वें नंबर की इकोनॉमी हुआ करते थे। आज हम किस नंबर पे आ गए हैं? आज हम 4थे नंबर पे आ गए। जापान हमसे पीछे चला गया, एक जर्मनी हमसे थोड़ा सा आगे है। और आपको बता रहा हूं, हो सकता है कि जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं शाम तक आपको सूचना मिल जाए कि जर्मनी भी पीछे हो गया। हम इस स्पीड से चल रहे हैं। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी जो बातें कह रहा हूं, इसका डिटेल प्रोजेक्ट भी आपको मैं दे दूंगा। हम तो बिंदुवार इस बात को रख रहे हैं कि सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा, हम 151 आरोग्य केंद्र इस दिल्ली में 1 साल के अंदर बनाने वाले। आरोग्य केंद्र में टेस्ट होगा, बड़ी से बड़ी जांच होगी, और खाली बीमार लोगों का नहीं, बीमारी हो ना इसकी भी व्यवस्था आरोग्य केंद्र में होने वाली। और ये करने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार। हम लोग, हमारे संस्कृत के जो स्रोत है उसमें है ना, आरोग्यम धन संपदा। आरोग्य से बड़ा आपको बीमारी होने से पहले इलाज हो जाए, इससे बड़ी संपदा, आपको निरोग रहे, इससे बड़ी कोई संपदा नहीं है। तो इसमें भी 11 वर्ष में जो मोदी सरकार ने किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा, अब इस समय तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। हम कभी कभी ये लाइन कहते हैं कि देखो जब से मोदी सरकार आई है हम आतंकवादी घटनाओं पे लगाम लगाए। हम हर घर के अंदर पुलिस नहीं बिठा सकते। घर के लोगों को जब सूचना करेंगे कि हमारे साथ ये दिक्कत हुई तभी पुलिस वर्क करेगी। और कोई नहीं चाहेगा, कोई चाहेगा कि उसके घर के अंदर पुलिस बैठी हो या हम उसके घर के अंदर सीसीटीवी लगा दें। लेकिन अपराध अगर किसी ने कर दिया तो फिर उसकी खैर नहीं। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में और केंद्र सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा में हम विदेशी शक्तियों से सुरक्षा तो कर ही रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा है, हमने ऑपरेशन सिंदूर का एक गीत भी बनाया, आप लोगों को सुनने को मिला होगा। उसमें 70% जो फुटेज है उसे मुझे भारतीय सेना ने दिया और वो लाइव तस्वीरें। अचानक फाइटर जेट पे जाता हुआ सैनिक और ऊपर से मारते हुए वीडियो लेकर के, वो सब भी दिया गया। कई लोग सबूत मांगने लगते हैं ना।
तो आजकल सबूत हम ही नहीं, आप भी जुटा सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिया हुआ है। नौसेना अपनी दे रही है, आर्मी अपनी दे रही है, एयरफोर्स अपनी दे रही है। और इसके साथ साथ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा तब होगी ना जब समाज में भी क्राइम पे कंट्रोल होगा। आज हम 11 जून 2025 को बात कर रहे हैं और हमारे देश के गृह मंत्री ने वादा किया है इस देश से कि 26 मार्च 2026 तक हम इस देश से नक्सलिज्म का समापन कर देंगे। आप सोचें, ये छोटा काम है। अगर आंकड़ों में हम आपको बताएं तो हमारे यहां एक एक साल में 1500 लोग नक्सली लोग मार देते हैं। उसका भी हमने नीचे डेटा लगाया है। 85% ऐसी घटनाओं को रोक दिया गया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि महासचिव स्तर का भी अधिकारी नक्सलियों का वो मारा गया। जीरो टॉलरेंस। ये इच्छा शक्ति से होगा। इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को फॉर्मेलिटी नहीं बनाना चाहते कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम इतना विषय को छूकर हम इस देश के लोगों से, इस देश के इन्फ्लुएंसर से, इस देश के मीडिया से, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है। अगर हम व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, तो चौथा स्तंभ कौन है? मीडिया है। हमारी गलती पे मीडिया हमको भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम मीडिया से कह रहे हैं कि आप भी इन कुछ विषयों पे अपना रिसर्च करें, हमारी गलती भी हमको बताएं, क्योंकि हम, मोदी जी भी ये नहीं कह रहे हैं कि हमने देश की सारी समस्याओं को दूर कर दिया और हमारा देश विकसित हो गया। हम 2047 में विकसित होने का लक्ष्य रखें। और विकसित देशों में भी आज क्या हो रहा है वो भी दुनिया देख रही है। तो हमारा विकसित भारत का जो संकल्प है, जब आप उसकी समीक्षा करेंगे मेरे भाई बहन मीडिया के दोस्त, तो क्या आएगा कि भारत सिर्फ भौतिक विकास की बात नहीं कर रहा है, भारत अपने आध्यात्मिक और विरासत के विकास की भी बात कर रहा है। हमारी विकास की शैली सबका साथ सबका विकास की है, वसुधैव कुटुंबकम की है, दया की है, परोपकार की है। तुर्की ने हमारे खिलाफ हथियार दिए पाकिस्तान को, लेकिन जब तुर्की में भूकंप आया तो सबसे पहले खड़ा होकर के सहायता करने वाला भारत था। आज हमारे इस 11 सालों की एक बड़ी उपलब्धि ये होगी कि नरेंद्र मोदी जी ने हर पार्टी के सांसदों को कहा, जाओ दुनिया को बता के आओ भारत शांति के रास्ते पे चलता है और हम शांति के रास्ते पे आगे चल के अपने देश को ऊंचा ले जाना चाहते हैं। और हमें धन्यवाद करना होगा उन सभी प्रतिनिधियों का। जब वो देश के लिए गए तो देश की भाषा बोल रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो देश के होते हैं लेकिन देश के बाहर जाकर के भी हमारे विरोधी देशों की भाषा बोलते हैं। कल प्रधानमंत्री जी उन सारे प्रतिनिधियों से मिले। कल वो प्रतिनिधि क्या बात करेंगे? लोकल देश में राजनीति करेंगे, करो, करते रहो, अपनी पार्टी की राजनीति करो, अपने को कैसे आगे बढ़ाना है करो, तुम्हारी विचारों की लड़ाई है। लेकिन इन 11 सालों में जो प्रधानमंत्री देश ने देखा है, वो क्या विराट शख्सियत व्यक्तित्व है कि उन सारे लोगों को लौटने के बाद उनके साथ चाय पीते हैं, टेबल पे बैठते हैं, बात करते हैं। क्योंकि हमारा जो विजन है वो सबका साथ सबका विकास का है। अगर हम इस बिंदु से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रहित की विदेश नीति जो हम बात कर रहे थे, हमारी विदेश नीति हमारे देश को फायदा करने वाली होनी चाहिए। आज दुनिया के मैक्सिमम देश कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं? भारत में कर रहे हैं। आज दुनिया का पसंदीदा जगह भारत है। क्यों? क्योंकि सुरक्षित है, हमारे यहां मैन पावर उपलब्ध है, हमारे बच्चे वही रफाल दूसरों के पास भी है, लेकिन हमारा जो रफाल उड़ाने वाला होता है, एक रफाल से 10 लोगों को मार के आता है, और जब तक वो अपनी गाड़ी में बैठने वाले होते हैं तब तक उड़ा दिया जाता है। इसको अगर हम लोग सही ढंग से अपने देश भाव से सोचें, नूर खान बेस एक पाकिस्तान में एयरबेस है, ऐसा क्या हो गया? कभी तो युद्ध भारत ने घोषित भी नहीं किया, हम तो खाली ऑपरेशन सिंदूर घोषित किया और चल रहा है आतंकियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ। इसलिए कि नूर खान बेस पे कुछ हलचल दिखा भारत को, और हलचल दिखा तो इसके पहले कि हलचल आगे बढ़े ध्वस्त हो गया नूर खान हॉस्पिटल, नूर खान एयरबेस। क्या पावर है अपने देश की। तो उसमें जो हमारे जवानों की स्किल है उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर राष्ट्रीय विदेश नीति हमारे देश हित की है। भारत का वैश्विक आर्थिक महाशक्ति जिस तरह से आगे चल रहा है, तभी हम चौथे स्थान पे आज आए हैं। हमारे यहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बहुत बड़ा पॉलिसी है, वन विंडो है, ज्यादा से ज्यादा आपको भागना न पड़े, व्यवसाय करने वाले लोगों को
सुविधा दिया जाए। कई राज्य ऐसे हैं जो इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा राज्य तो संघीय ढांचा है। तो जहां भाजपा की सरकार नहीं है वो लोग पता चले उद्योग धंधों को ही हटाने लगते हैं। लेकिन हमारे देश में देखिए, आज गुजरात पहले मॉडल था, आज उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, अभी फिर छत्तीसगढ़ बन रहा है, अब हम दिल्ली को बनाने जा रहे हैं। आप सोचिए कि गुड़गांव में आप जाते हैं तो देखते हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग। आप इधर न्यू अशोक नगर में चले जाइए, इधर मयूर विहार में, तो एक सड़क के बाद ऊंची बिल्डिंग है, एक सड़क के बाद केवल आपको ऐसे ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिखेगा। क्यों? पॉलिसी ही नहीं बनाया लोगों ने, उस पर काम ही नहीं किया। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस 11 साल की एक और नीति बन रही है। आपको बता दें कि हम लोग बहुत जल्दी, आप वही दृश्य अब दिल्ली में भी देखेंगे, ऐसी योजनाओं पे काम हो रहा है। तो इन सारे बिंदुओं पे जब आप बात करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भारत का तकनीकी दशक कैसे आगे बढ़ा है, भारतीय संस्कृति और विरासत की रक्षा कैसे हुई है, पूर्वोत्तर का विकास, हमारे देश का नॉर्थ ईस्ट रीजन, एक हमारी नॉर्थ ईस्ट लोकसभा है और एक नॉर्थ ईस्ट रीजन है पूर्वोत्तर, वहां को भी हम विकास के आधार पे आगे लेके जा रहे हैं। तो इन सारी बातों में जब हम अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी है, ये भी हमारा बहुत बड़ा विषय है। और इसी के लिए हमने बहुत सारी, इसको क्या बोलते हैं जो लगा हुआ है, स्टैंडी लगाए हुए हैं। उस स्टैंडी को आप अपनी फोटो जरूर खींच के ले जाए, और उसके एक एक हमने तुलनात्मक भी दिए हैं कि जैसे आपको कहेंगे कि भाई देखो, इस देश में 2014 से पहले टोटल एम्स की संख्या 8 थी, आज कितनी है? 23। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों का इलाज हो जाए, क्यों सभी लोग दिल्ली ही इलाज कराने के लिए मजबूर हो जाए? तो ऐसी बहुत सारी चीजें, हमारे जो मेडिकल सीट होती थी वो पहले से डबल हो चुकी है, मेडिकल कॉलेज की संख्या पहले से 4 गुनी हो चुकी है। और जब हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ी देर अपने नॉर्थ ईस्ट लोकसभा की भी बात करेंगे। मेरे भाई बहन, 2014 में जब मैं इधर का सांसद बन के आया था, हमारे मोहन सिंह बिष्ट भाई साहब, अजय उस समय विधायक नहीं थे, यूके जी मिले थे हमको उसी समय, सब हमारे साथी उस समय हमको मिले, मनोज त्यागी, मास्टर विनोद, रिंकू जी से थोड़ी देर बाद बात हुआ हमारा। तो आप सोचिए, हमारी पहली मीटिंग जानते हैं हमने क्या किया? हमने पहली मीटिंग किया था सिग्नेचर ब्रिज को कैसे बनाया जाए। वो फोटो आज भी है हम लोगों के पास। 49 दिन की सरकार जो बनी उसने सिग्नेचर ब्रिज की मीटिंग नहीं की। सिग्नेचर ब्रिज की मीटिंग हम लोगों ने किया, हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी थे, साहिब सिंह चौहान जी थे, अजय, राजकुमार बल्लभ, मनोज त्यागी, ये सब उसमें बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति शासन था। उस राष्ट्रपति शासन, कई लोगों को लगता है कि मनोज जी आप बार बार सिग्नेचर ब्रिज को अपने खाते में ले लेते हो। अरे भाई, हम जब आए तो राष्ट्रपति शासन था। राष्ट्रपति शासन में हमने एक बजट दिया और रुके हुए काम को शुरू कराया, जिसको 2018 में शुरू कर दिया गया इसी दिल्ली में। अब आप सोचिए, जब मैं आया था, सिलसिलेवार बताऊंगा आपको 1.5 मिनट में, 400 करोड़ रुपए की लागत से हर साल आज हम 3 सेंट्रल स्कूल की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। एक की बिल्डिंग बन चुकी है, दूसरे का पैसा सैंक्शन हो गया, बुराड़ी वाले का तुरंत, उस खजूरी के बाद उसका अगला बजट जो आएगा वो बुराड़ी का होगा। हमारे यहाँ 468 करोड़ रुपए की लागत से अभी हम ये वजीराबाद रोड से डासना वहां बॉर्डर तक जाने के लिए निर्बाध गति से जाए, और जो गगन सिनेमा के पास जाम रखा था सबको हटाने के लिए आपको एक 468 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर दिया है। वो लगभग बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। इस सड़क से जाने के लिए अभी मुश्किल से 3-4 महीने की और समस्या होगी। आपको ट्रिपल डेकर सड़क का अनुभव नॉर्थ ईस्ट दिल्ली करेगी। अगर नरेंद्र मोदी जी इन सारे बजट को नहीं पास करते तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे वो पूरा मेट्रो का बजट ही देने को तैयार नहीं थे। नहीं देने के बावजूद भी हमने चौथा फेज किया। आज जब मौजपुर से निकल शिव बिहार तक आए, वो भी नरेंद्र मोदी जी के समय की देन है। उसके बाद जब हम मौजपुर से जाते हुए यमुना विहार, आपका भजनपुरा, सोनिया विहार, नानकसर, सोनिया विहार और नानकसर दोनों मिलकर नाम रहेगा। उसके बाद जाइए वजीराबाद, जगतपुर, वहां भी विवाद चल रहा था वजीराबाद जगतपुर का, उसको भी हम लोगों ने सोल्व किया है, दोनों नाम रहेगा। उसके बाद बुराड़ी, फिर जाकर के हम उसको मिला देंगे उस रास्ते से मुकुंदपुर में, जहां से मजलिस पार्क, जहां से एयरपोर्ट जाने के लिए अब आपको यहां से मेट्रो से बाहर नहीं आना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने इसी क्षेत्र में 300 करोड़ प्लस का लोन दिया है लोगों को, मुद्रा लोन इस क्षेत्र के लोगों को जी। और इनके साथ साथ हमारी एक इतनी बड़ी सफलता मिली, अक्षरधाम से देहरादून को जोड़ने वाली सड़क,
हमारी सड़क पूरी हो चुकी है। आज भी जब मैं आ रहा था तो मैंने नितिन गडकरी सर से बात किया कि सर इसको कब शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था इसका जवाब तो हमें क्षेत्र को देना चाहिए। तो हमारा दिल्ली का और बागपत तक तो ठीक है, लेकिन उसके आगे थोड़ा सा पार्ट है और उसमें एक ही बात आ रही है कि जब खुले तो लोग देहरादून तक जाएं, नहीं जाएंगे तो जाकर के आगे मनीष तिवारी तुरंत वीडियो बनाएंगे उसका। ये देखो कहे तो थे सांसद जी, लेकिन यहाँ तो रुका हुआ है रास्ता। तो उसका हम अभी निदान आज भी हमने करी है। आज भी हम ये बात कर रहे हैं कि अपना जो चंक है उसको पूरा कर दिया जाए, लोगों को कह के शुरू कर दिया जाए कि हाँ थोड़ा सा अभी 3 महीना लगेगा देहरादून को टच होने में। तो हम उस पर विचार कर रहे हैं और 3-4 दिन के अंदर ही इसका एक हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रायल के तौर पे हो सकता है कि हम इस सड़क को बहुत जल्दी खोलें। तो इसकी बात मैं आज भी करके आया हूं, मगर सोचिए कितनी बड़ी सौगात अपने को मिली। अभी भी आप उसके नीचे से गुजरे या बीच में हम लोग पत्रकारों को दिखाए भी थे। तो ये कैसे हो जाता है? ये होता है तब जब आपके पास इच्छा शक्ति हो और बजट देने के लिए दिल हो। आज इसी आप किसी दिन जो एरियल तस्वीर होती है ना दिल्ली की, उसको जब आप देखेंगे 2014 के पहले और 2014 के बाद, तो आपको ऐसा लगेगा आप किसी अलग शहर में रहते हैं। जब आपको ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी दिखेगी, जब आपको द्वारका एक्सप्रेस दिखेगा, जब आपको भारत मंडपम दिखेगा, जब आपको यशोभूमि दिखेगी, जब आपको प्रगति मैदान के टनल में जाने में आनंद होगा, जब आपको धौला कुआं जाने में सारी समस्याएं दूर हो गई। इसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं। हम एक महीना के अंदर ही आपको इसी सोनिया विहार से आपको हम एक क्रूज में बिठा करके जमुना जी में यात्रा कराएंगे। ये सब कुछ कैसे हुआ? एक साधक निकला है, किस्मत से हमें मिला है। एक साधक निकला है, किस्मत से हमें मिला है। सपने बहुत है पाले, कभी देखे न पांव के छाले। बरसों से नहीं सोया, दर्द है पर नहीं रोया। ऋषि मुनियों का पुण्य जगह है, वो भारत के संचित पुण्य का एक सिला है। एक साधक निकला। और भी बहुत सारी चीजें बताएं तो भी वो कम होगा। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैंने इस 11 साल में अपने क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ के काम नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से करके इस क्षेत्र को, जिसको लोग कभी 14 के पहले पिछड़ा क्षेत्र बोलते थे, हमको अजय जी विष्ट जी बताते हैं कि कैसे कैसे नाम से जमुना पार को लिया जाता था। आज वो सारी बातें पीछे चली गई हैं और अगले 4 से 5 महीने में पूरी दिल्ली हमारे क्षेत्र को घूमने आएगी, क्योंकि उसको सिग्नेचर ब्रिज भी देखना होगा, उसको हमारे वजीराबाद ब्रिज का ट्रिपल डेकर एक सड़क के ऊपर सड़क, उसके ऊपर मेट्रो भी देखना होगा और रिवर फ्रंट भी देखना होगा, यमुना जी में क्रूज में बैठ के चलना भी होगा। हम वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली बना रहे हैं। फिर भी हम इस पे इतरा नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें अभी बहुत कुछ करना है। आज हम अपने, मेरा अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में, अब तो चूंकि पहली बार 27 साल के बाद हमारी सरकार भी है, तो हम आपको विश्वास दिला सकते हैं कि हमारी जो आगामी योजनाएं हैं, कालीघटा रोड को चौड़ा करना, उसको शिव विहार और मुस्तफाबाद के विधानसभा से होते हुए उसको ले के लोनी रोड से जोड़ देना, और एक ऐसी डबल चलती हुई रोड जहां पे रुकने की जरूरत ना पड़े। हम लोगों को समझाएंगे, उनको इलीगल इंक्रोचमेंट करने वालों को हाथ जोड़ेंगे कि आप अपनी सड़क को चलायमान रखो। ये सब कुछ हमारी अंतिम दौर में चर्चा है। हम अपने विधायक के साथ अपने गामड़ी रोड को चौड़ा करने के लिए, सोनिया विहार को डबल करने के लिए तो हम दौरा कर चुके हैं, और सोनिया विहार को डबल करने के लिए हम 500 करोड़ रुपए का प्लान कर चुके हैं कि वहां से उसको डबल सड़क के ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, एलिवेटेड रोड दे करके, और सोनिया विहार की जो लाखों परिवार रहते हैं उनको सुविधा दे। इसके साथ साथ हमारा गोकलपुरी जो ड्रेन है उसको ठीक करने का, बुराड़ी के फ्लड की जो एक नाले है, आप कभी उस नाले में जाएंगे, जो बुराड़ी के हमारे साथी होंगे, वो हमारे प्लानिंग में आ चुका है। हम लोग जिस स्तर पे काम कर रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने के लिए हमने इधर का एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी बनाई है, जिसका हेड अजय महावर जी को बनाया गया है। हम अपने क्षेत्र की एक कोर कमेटी भी बनाए हैं, जिसमें हर 3 महीने में मुख्यमंत्री हमारे उस कोर कमेटी से मिलेंगी, हम प्लान करेंगे और हमारी सरकार, दिल्ली सरकार एग्जीक्यूट करेगी। इन 11 वर्षों में जितना कुछ हुआ है वो एक संजीवनी है, लेकिन अभी भी हम रुकने वाले नहीं हैं। हम इस 5 वर्षों में कम से कम 8,000 करोड़ और की प्लानिंग कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते इसकी कमी होने वाली नहीं है। हमारी ये छोटी सी जानकारी थी आपको। हम इसी के साथ अपनी वाणी को देते हैं विराम। अगर कुछ सवाल होगा आपको
तो आपका स्वागत है।